दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 11 का जो अध्याय 1 है उसमें अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों की बात की गई है। और इसी भाग के जो दूसरा अध्याय है उसमें प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 का अध्याय 1 में इन विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान के भाग यहाँ पर हमें दिए गए हैं और हमें कालक्रम के अनुसार या क्रम के अनुसार उनको लगाना है। तो भाग 1 जो है हमारा संघ और उसका कार्य क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले 1 और उसके बाद भाग 2 हमारे पास नागरिकता आता है यानी कि हमारे पास 3 होगा। इसके बाद हमारे पास भाग 4 में मौलिक जो हमारे कर्तव्य होंगे उससे पहले डीपीएसपी आएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे पास तीसरे क्रम में और चौथे क्रम में हमारे पास आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा 1 3 4 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है 1 3 4 2। तो आंसर ए हमारे इसमें होगा। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी हमें पूछा गया है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या पर थे निर्वाचित किए गए। तो वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का चयन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। और जो ये मत हुए थे ये हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा वो किया गया था। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब निम्न में से जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से किसके अनुसार भारत का जो संविधान था वो एक जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा, ऐसी बात किसमें कही गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्रिप्स प्रस्ताव जो दिया गया है तो इसके अनुसार क्या था, इसमें पहली बार घोषणा की गई थी 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था कि भारत का संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो क्रिप्स मिशन था उसमें यह बात कही गई थी। अगला प्रश्न हमें दिया है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। तो 11 दिसंबर के दिन इनकी नियुक्ति की गई स्थायी अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, इस दिन सच्चिदानंद भारती जी को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के उपसभापति पूछा गया यहाँ पे जो मनोनीत थे। तो मनोनीत जो अध्यक्ष थे वो तो सच्चिदानंद भारती जी थे, परंतु उपसभापति यहाँ पे फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो सभापति है वो कब नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 1946। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमें दिया है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न हमने अभी भी इस पर चर्चा की है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो सच्चिदानंद भारती जी हैं वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो एग्ज़ाम पैटर्न आयोग ने पकड़ा है उस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे हमें दिया गया है एक कथन और एक कारण
और कथन और कारण के बारे में हमें उसका स्पष्टीकरण भी देखना पड़ता है कि क्या कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पे कथन दिया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और कारण दिया है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो यहाँ पर जो कथन है कि भारत का संविधान अधिक लंबा हो गया, तो इसका अर्थ है कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। और कारण हमें दिया गया है, मौलिक अधिकारों का जो अध्याय भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो अमेरिका से लिया गया है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। परंतु जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, जिसमें दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में रूस अर्थात सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ दिए गए, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे उनकी शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमें दिया है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से आरंभ हुई है। तो जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान था, परंतु ये इसमें प्रावधान कम थे, इसमें अनुच्छेद कम है। इसके बाद जो दूसरा जो लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान है, जो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न हमारे पास है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है, और ये यूएसए का जो संविधान था वहाँ से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों की जो बात भारतीय संविधान में की गई है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और जो भारतीय संविधान हमारे नागरिकों को प्रदत्त करता है वो संविधान है। जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं वो मौलिक अधिकार के तहत नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। तो भाग 3 हमारा जो संविधान का होगा, भाग 3, उसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 में मैंने आपको बताया था कि भाग 3 में तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों पर चर्चा की गई है, और विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो आगे जब हम पॉलिटिकल की डीप क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सभी मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों और जो डीपीएसपी के ऊपर जो वाद सर्वोच्च न्यायालय में हुए थे उन वादों को जानेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम उन डीप क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम एमसीक्यू माध्यम से इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो डीपीएसपी की यहाँ पर बात कर रहा है कि जो संसद द्वारा हमारे राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं डीपीएसपी, वो किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो आयरलैंड है, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी संसद द्वारा या संघ द्वारा राज्यों को दिए गए वो निर्देश हैं जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। ठीक है, और ये
न्याय योग्य नहीं है। मतलब आप डीपीएसपी का उल्लंघन अगर राज्य करता है तो हम किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, जो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, यानी कि जो संघ है, भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के जो संविधान है उससे प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से उद्धृत है, यानी कि किस देश से उसका उदय हुआ है या कहाँ से हमने समवर्ती सूची का विचार संविधान में जोड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। भारतीय संविधान का आपको ध्यान होगा 246 एक अनुच्छेद है जिसमें शासन की जो शक्तियां हैं वो 3 सूचियों के अंतर्गत बांटी गई है। एक संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और हमारी समवर्ती सूची हो गई। तो संघ सूची का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची हमने इस प्रश्न में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और यदि आपको कभी पूछेगा कि राज्य सूची कहाँ कहाँ से जो राज्य सूची का जो प्रेरणा मिली है, तो वो संविधान में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे जो राज्य सूची है उसका वो वहाँ से प्रेरित है। तो ये तीनों सूचियाँ हमारे अनुच्छेद 246 में वर्णित है। जो प्रशासनिक शक्तियाँ हमने देखा था एक प्रश्न जहाँ पे भाग 11 का अध्याय 1 है, तो वहीं पर 246 भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें जो सरकारों को या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनको कानून बनाने की जो शक्ति है वो कुछ जो विषय हैं वो इनमें वर्णित किए गए हैं। तो संघ सूची में वो विषय होते हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो जिन पर कानून संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकती है। परंतु यदि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी दोनों में अगर किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है या कोई ऐसा विषय है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ने अपना कानून बनाया है, तो वहाँ पर जो संसद द्वारा बनाया गया कानून होगा उसको प्रधानता मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो अभी हमने देखा कनाडा के जो संविधान है वहाँ से हमने ये प्रेरणा ली है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब इसका अर्थ क्या है कि जब भी, क्योंकि संविधान में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या संविधान में की नहीं गई होती है, जैसे उद्देशिका में कोई शब्द होते हैं तो उनकी जो परिभाषा निर्धारित की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। तो वही अमेरिका में भी क्या होता है कि जो संविधान का अंतिम व्याख्या जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो दोनों में एक ये समानता है कि भारत और अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का स्थान होता है। और एकल नागरिकता जो भारत में है वहीं अमेरिका में वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, क्योंकि वो एक समूह है राज्यों का। तो केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, भारत और यूएसए दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा, भारत और यूएसए दोनों में। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति है वो किस देश से प्रेरित है, तो वो यूएसए से है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? इसमें न्यायालय के पास वही शक्तियाँ होती हैं कि वो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है और संविधान के अनुसार उसकी वैधता की जांच करता है। यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। तो जो ये न्यायिक पुनरावलोकन है ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है। भारत में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना निम्न में से या निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन
की व्यवस्था सबसे पहले थी। यहाँ पर 1803 के आसपास एक वाद के अंतर्गत मार्शल नामक व्यक्ति का एक वाद हुआ था, तो वहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है, या इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान ही सबसे सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का अंग है। तो उद्देशिका यूएसए के संविधान से प्रेरित है, और जो इसकी भाषा है, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी भाषा है, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देशिका का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था, 1946 को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर दिया गया था, और इसी को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब प्रस्तावना में हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में कुछ संशोधन हुए हैं, तो इससे रिलेटेड वाद भी हैं, आगे हम क्लासों में पढ़ेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आप मूल रूप से आप यही ध्यान रखेंगे। आने वाली क्लासेस में हम उस पर गहन अध्ययन करेंगे कि प्रस्तावना के संबंध में जो वाद हुए कि संविधान का अंग है या नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पॉलिटिकल साइंस से देखा। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। आप किस टॉपिक से संबंधित वीडियोस चाहते हैं, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे उसमें काफ़ी हद तक ये वीडियो आपके काम आएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप लोग, और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम क्लासेस डीपली जो है पॉलिटिकल हो गया या जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनमें काम करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहें।